Hello and welcome everyone. In this video, we're going to discuss about the current affairs MCQs. जो MCQs हैं and उसे हम डिस्कस करेंगे विल सी एंड ये जो है जनवरी और फरवरी 2021 की पॉलिटी के हैं एंड ये जो मैंने MCQs रेडी किए हैं वो मैंने विजन आईएस के जो करंट अफेयर्स मैगजीन है उसे देखकर मैंने MCQs रेडी किए हैं। और भी बहुत सारे करंट अफेयर्स के मैगजीन हैं तो आप किसी भी एक को फॉलो करें विथ द हिंदू न्यूज़पेपर और द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर कोई एक को मैगजीन के साथ फॉलो करें। सिर्फ मैगजीन को फॉलो नहीं करें, न्यूज़पेपर को प्लीज एंड प्लीज उसके साथ फॉलो करें। तो चलिए हम देखते हैं कि करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज कौन कौन से एमसीक्यूज हैं। पहला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, judicial activism in India is used by Supreme Court and the High Courts but not the subordinate courts. The doctrine of separation of power is a part of the basic structure of the Constitution. Number 3, judicial review has resulted in the rise of judicial activism. Select the correct option below. 1 only, 1 and 2 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3, that is all of the above. तो थोड़ा इस पे सोचिए कि जुडिशियल एक्टिविज्म होता क्या है, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है या नहीं है तो कहाँ। इफ यू हैव रेड इट देन यू विल आंसर इट, इफ यू हैव नॉट रेड इट देन यहाँ पे कोई भी ट्रिक टेक्निक नहीं चलेगा। देखो एक तो टेक्निक रहता है जब स्टेटमेंट में नॉट रहता है, यहाँ पे नॉट है, लेकिन बट ये इन्फॉर्मेशन है, अगर कुछ आपको पता है इसके बारे में क्वालिटी में ये ट्रिक नहीं चलते एग्जाम्स में अगर आपने पढ़ा नहीं है तो। अगर पढ़ा है देन यू कैन आंसर इट इजिली। तो चलिए हम देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 1, 2 and 3, ऑल द थ्री आर करेक्ट, ये तीनों करेक्ट है। एंड देखो जुडिशियल एक्टिविज्म इज यूज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स, मतलब बेसिकली जो एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही इशू कर सकता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट दैट इज हमारे जो सिविल कोर्ट्स रहते हैं उनके पास ये पावर नहीं रहती है। The doctrine of separation of power is a part of the basic structure of the Constitution. Judicial review has resulted in the rise of judicial activism. हम इसका explanation चेक करते हैं। The correct answer is D, that is 1, 2, 3. देखो judicial activism क्या होता है कि judicial activism means any action of judiciary which is beyond its judicial mandate when the courts when act as sumoto. Now listen, हमारे यहाँ पे जो तीन है जो सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज लेजिस्लेचर, नंबर 2 एग्जीक्यूटिव एंड नंबर 3 जुडिशरी। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी ये तीन है, ये तीनों सेपरेशन ऑफ पावर है। ये क्यों बनाए गए हैं? चेक्स एंड बैलेंस के लिए बनाए गए हैं एंड सबका अपना अपना फंक्शन होता है। इनका फंक्शन होता है लॉ मेकिंग पावर, इनका इम्प्लीमेंटिंग, इनका चेक एंड बैलेंस करना कि जो लॉ बने हुए हैं तो वो सही है या नहीं, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। तो ये जब हम जुडिशियल एक्टिविटीज कोर्ट कब यूज करते हैं, जब ये फेल हो जाते हैं, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव जब ये फेल हो जा रहे हैं तब हमारा कोर्ट जुडिशियल एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट या फिर वो एक्टिव हो जाता है। बेसिकली कोर्ट एक्टिव होने के लिए कि क्या चल रहा है सोसाइटी में। अभी कोविड-19 जो सिचुएशन था तो आपने देखा दिल्ली हाई कोर्ट ने किस तरह से वो एक्टिव हो गया था एंड ऑर्डर कर रहा था कि दिल्ली में ऑक्सीजन दिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं जुडिशियल एक्टिविज्म है। ये जुडिशियल एक्टिविज्म ऑन द अदर जुडिशियल ओवररीच भी पहुंच जाता है। तो हम इसे देखते हैं। साथ साथ जुडिशियल रिव्यू हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड नहीं है। ऑलराइट, तो ये कहाँ है? आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 32। आर्टिकल 13 डील करता है दैट इज फंडामेंटल राइट में है, ये अपना पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कि यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू करने के लिए रहेगा कि स्टेट लेजिस्लेचर या फिर पार्लियामेंट दोनों में से कोई एक ऐसा लॉ ना बना दे कि हमारे फंडामेंटल राइट चले जाए। इसलिए यहाँ पर रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है कि हमारे जो जुडिशरी है वो रिव्यू कर सकती है कोई भी लॉ को। सिमिलरली आर्टिकल 32 जो है यहाँ पर वो करते हैं कि एनी पर्सन कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर एनी वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स और फॉर अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट भी मूव कर सकता है। ये आर्टिकल 13 और आर्टिकल 32 ये पावर देता है जुडिशियल रिव्यू का, बट एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म in India implies the authority of the Supreme Court and the High Courts, but not the subordinate courts, to declare the regulation unconstitutional and void if they breach or if the legislation is incompatible with one or more of the constitutional clause। यानी कोई ऐसे लॉ बना रहा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल से क्लॉज से हमारे वो नहीं है, वो फंडामेंटल राइट से अगेंस्ट या कॉन्स्टिट्यूशन से अगेंस्ट है, तो वहां पे ये जुडिशियल एक्टिविज्म स्टार्ट हो जाता है। वहां पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, मेनली सुप्रीम कोर्ट ही जब यूनियन का मैटर रहता है जहाँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन ऑल ओवर इंडिया है, तो
वो मेनली जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो ये चीज करता है। And yeah, all the orders, bylaws, ordinance, and the constitutional amendments, and all the other notification are subjected to judicial review, which are included in Article 13, Clause 3 of the Constitution of India. तो बेसिकली ये जानना जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है। जुडिशरी जब एक्टिव हो जा रही है, ठीक है, जब देख रही है ये जो अपने ये दोनों फंक्शन अपने आप परफॉर्म नहीं कर रहे लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, यहाँ इसका एक्टिवनेस हो जाता है जुडिशरी का, एंड ये ऑर्डर करती है एक एग्जीक्यूटिव को हमारे या गवर्नमेंट को कि क्या आप कर रहे हैं रिलेटेड टू पर्टिकुलर थिंग और व्हाट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी, व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री। Now, statement to the doctrine of separation of power is a part of the basic structure of the constitution. The basic structure was developed by the केशवानंद भारती के, जहां सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी। साथ ही साथ यहाँ पर हम देखेंगे कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है ये लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी का ये बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर मतलब ये हुआ कि हमारे जो पार्लियामेंट है कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकती है इससे जो कि बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक एसेंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो उसे ले ले। फॉर एग्जांपल बेसिक स्ट्रक्चर में डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, ये सारे कॉन्सेप्ट, साथ साथ सेपरेशन ऑफ पावर भी आता है। ये अगेन ये भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। आर्टिकल 50, आर्टिकल 361 कुछ आर्टिकल्स है जो कि इसके तरफ बताते हैं कि ये देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर। नाउ जुडिशियल ओवररीच, देयर इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवररीच। यू कैन सी फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं जो हमारे कोविड का ऑक्सीजन का भी अभी जो इशू था कंट्री में कोविड 19 में, तो क्या कि कोर्ट्स एक्टिव हो गई थी, वो गवर्नमेंट ऑर्डर कर रही थी। ये क्या था? ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं एक्टिविज्म था। जब ऑन दी अदर हैंड इसे ओवररीच भी कह सकते हैं। ओवररीच ऐसे कह सकते हैं कि हमने देखा कि ये काम किसका है? हमारे गवर्नमेंट का है। जुडिशरी का काम तो है नहीं ऑर्डर करना, कि गवर्नमेंट का काम है। तो जब गवर्नमेंट का काम है तो क्या हो रहा है? जुडिशरी कहीं ना कहीं अपने जो जुरिस्डिक्शन है, जो उसका काम है जुडिशरी का, वो कहीं ना कहीं उसको ओवररीच कर रहा है एंड अपने लिमिट्स को क्रॉस करके वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ऑर्डर कर रहा है। सबका अपना अपना काम है, जुडिशरी का अपना काम है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत स्लाइट डिफरेंस है एक्टिविज्म एंड ओवररीच में। जुडिशियल ओवररीच refers to an extreme form of judicial activism where arbitrary and unreasonable interventions are made by the judiciary into the domain of legislature or executive। तो जब जुडिशरी जब झूठ मूठ का किसी के फंक्शन में लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव में जब जाएगी, नहीं आप ऐसा नहीं ऐसा करें, ऐसा नहीं ऐसे करें, विदाउट एनी पीआई प्ली जो फाइल किया जाता है उसके अकॉर्डिंग जब जाती है, तो वो कहने की जुडिशरी ओवररीच या एक्टिविज्म, बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है दोनों के बीच में। एंड समटाइम्स इट इज गुड फॉर द कंट्री ऑल्सो कि हमारे जब देखते हैं जब इनएक्टिव हो जाती है हमारी लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव, तो जुडिशली हमारे जो कोर्ट है वो एक्टिव रहती है। Next question, consider the following statement regarding the NGOs. There are no articles present in the constitution that deals with the NGOs. The NGOs lies in the state list. Which of the statements given above is or are correct? One only, two only, both one and two, and neither one nor two. Now think about this. NGOs state list में है। लिस्ट कितने हैं? 3 लिस्ट है, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट। तो ये कौन सी लिस्ट में लाई करता है? एंड देयर नो आर्टिकल्स प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट डील्स विद द NGOs. So the correct answer is neither one nor two. क्यों है? देखो यहाँ पर जब स्टेटमेंट में नो रहे तो थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना एग्जामिनेशन में कि हाँ नो है तो हमेशा नहीं, अगर आप पढ़े तो दैट इज गुड, अगर आप जानते हैं तो दैट इज गुड, अगर आप नहीं जान रहे, यू डोंट हैव एनी क्लू, यानी आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो नो जहाँ रहे तो थोड़ा सा उस पर ध्यान देना कि नो है तो स्टेटमेंट में चेंजेस हो सकता है, एट टाइम्स नहीं भी होता है। There are no articles present in the constitution that deals with NGOs. नहीं, ये statement wrong है. There are instances like the statement. This statement is also wrong. Explanation क्या है? D, that is neither one or not two. Article 19, clause 1, sub clause C, which allows the right to form association. Article 19 deals with राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये कहीं ना कहीं राइट टू फॉर्म एसोसिएशन शो करता है। एनजीओ क्या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं। तो ये इनका काम क्या है? वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, जो काम हमारी गवर्नमेंट नहीं कर पा रही, तो कहीं ना कहीं वो वल्नरेबल सेक्शन तक पहुंचना इनका काम रहता है। आर्टिकल 43 ऑफ द डीपीएसपी ये क्या कहता है? प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी की प्रमोट करें कोऑपरेटिव इन रूरल एरियाज। ये एनजीओ में लाइक एनजीओ रिलेटेड भी है, और साथ साथ ये कंकरेंट लिस्ट में लाइक करता है, नॉट इन द स्टेट लिस्ट। ना यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है एंड कंकरेंट है ना। यूनियन लिस्ट है तो जहाँ पे यूनियन के जो एरियाज हैं जहाँ पे वो सब्जेक्ट इसमें मेंशन्ड है वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। स्टेट में
स्टेट में हमारे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, कंकरेंट में दोनों लॉ बना सकते हैं, यूनियन और स्टेट दोनों सब्जेक्ट में, बट जो यूनियन जो लॉ बनाएगी वो प्रिवेल करेगा ओवर द स्टेट. Now let us see the third statement. Consider the following statements respect to the foreign contribution or FCR Act 2020. The Act regulates the acceptance and utilization of foreign contribution by individual, association, and companies. It prohibits the transfer of funds from one NGO to another. The foreign contribution must be received only in an account designated by the bank as FCR account. Which of the following statement given above is or are correct? One only, one and three only, two and three only, one, two and three. Think about this. If you have read it, then you will be able to answer. If अगर आपने पढ़ा नहीं है तो फिर you will definitely be wrong ही करेंगे या फिर तुक्का लगाएंगे दो में से एक. Let us see the answer. 1, 2 and 3. That is all the three are correct. ये आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो हमारे एनजीओ में आता है उसके अकॉर्डिंग है ये. तो वो जो फॉरेन आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारे फंड का मिस यूज हो रहा है, तो गवर्नमेंट हमेशा इसके साथ लॉज के साथ आ रही है कि हमारा जो फॉरेन फंड आ रहा है उसका मिस यूज ना हो सके, यूज हो सही से. तो एक्सप्लेनेशन डी है. तो अब देख सकते हैं एफसीआर एक्ट 2020 के बाद द एक्ट रेगुलेट्स द एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन बाय इंडिविजुअल, एसोसिएशन एंड कंपनीज. ये तीनों से रिलेटेड है, इंडिविजुअल हो या एसोसिएशन या कंपनीज हो. तो न्यू रूल्स जो एफसीआर 2020 ऐसे क्या प्रोविजन है? इट प्रोहिबिट्स द ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन एनजीओ टू अनदर, डिक्रीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थ्रू फॉरेन फंड्स फ्रॉम 50% टू 20% में आप डिक्रीज करेंगे, मेकिंग आधार मैंडेटरी फॉर रजिस्ट्रेशन, while in case of a foreigner they must provide a copy of the passport or the overseas citizen of India card for identification. The foreign contribution must be received. देखो मस्ट वाला सेंटेंस आता है तो कहीं डाउटफुल रहता है, लेकिन यहाँ पर ये है प्रोविजन एफसीआर एक्ट 2020 में. Only an account designated by the bank as the FCR account in such branch of the State Bank of India, New Delhi. साथ साथ इंसर्शन ऑफ रूल लाइन हुआ है which deals with obtaining registration of prior permission to receive foreign funds and stop utilization of foreign funds through inquiry. तो बेसिकली फॉरेन फंड्स को कैसे रेगुलेट करना है तो हमारी गवर्नमेंट लॉ के साथ आती रहती है. साथ साथ याद रखिएगा तो ये जो एनजीओ जो है, एनजीओ आपके पार्ट डीएस पेपर 2 का भी पार्ट, गवर्नेंस का भी पार्ट बनते हैं. तो दिस डील्स विद द मेंस पार्ट आल्सो. Consider the following statement. A whistleblower is a person who comes forward and shares his knowledge on any wrongdoing which he thinks is happening in the whole organization or in a specific department. A whistleblower cannot file a lawsuit or register a complaint with higher authorities. Select the correct option below. कौन सा सही होगा? One only, two only, both one and two, neither one nor two. Think about it. Let us see the correct answer. It's one only. So basically, a whistleblower cannot file a lawsuit or register a complaint. So not वाला जो कम रहेगा, ऐसे में जैसे मैंने पहले बताया, जहाँ नॉट सेंटेंस में थोड़ा उसके ऊपर सोचना समझना है. एंड अगर आपको पता है दैट इज माई फाइन, अगर आपको नहीं पता है तो यू कैन डू इट रॉन्ग. तो हम देख लेते हैं विसल ब्लोअर होता क्या है. तो वो विसल ब्लोअर अगर हिंदी में इसको ट्रांसलेट करें तो सीटी बजाना. सीटी क्या बजाना? तो बेसिकली जो भी कंपनी है उसकी बाजा बजा देना दूसरे फॉर्म में कहेंगे तो. क्यों? क्योंकि वो किसी के, वो क्या होता है कि एम्प्लॉय रहता है, a person who could be an employee of a company or a government agency disclosing information to the public or some higher authority about any wrongdoing which could be in the form of fraud, corruption, etc. बेसिकली कंपनी का एम्प्लॉय रहता है, वो क्या, उसका काम क्या रहता है कि कहीं ना कहीं जाकर उसको हल्ला कर देना पब्लिकली या फिर कोर्ट में कि ये जो काम हो रहा है इस कंपनी में, इस यहाँ पर गलत काम हो रहा है. साथ साथ विसल ब्लोअर क्या कर सकता है? कैन फाइल अ लॉसूट और रजिस्टर्ड कंप्लेंट with higher authorities which will trigger a criminal investigation against the company or an individual department. बेसिकली आप कुछ अगर ऐसा काम कर रहे हैं जो कि अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है, फ्रॉड कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, ये इन्वेस्टिगेशन में यानी लॉसूट भी फाइल कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है. Consider the following statements regarding the information technology rules 2021. पहला स्टेटमेंट देखते हैं. ATMs to empower ordinary users of social media platforms and OTT platforms with a mechanism for redressal and timely resolution of the grievance with the help of a grievance redressal officer who might not be resident in India. The three-level grievance redressal mechanism has been mandated
It violates Article 19 of the Indian Constitution. The OTT platforms, online news, and digital media entities would need to follow a code of ethics. Which of the following statements given above is or correct? One only, one and three only, two and four only, one, two and three and one, two, three and four. That is all of the above. Think about it. सोचेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें. Let us see the answer. It is 2 and 4 only. That means 1 and 3 are incorrect. तो थोड़ा सा स्टेटमेंट को देख लेते हैं, इसमें शायद आपको कुछ जो हम बेसिकली समझते हैं ट्रिक लगाना, उसे भी देख लेते हैं. तो यहाँ देखो, सबसे पहले 3 देखते हैं. ऑलराइट, इट वायलेट्स आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो देखो, कोई भी रूरल लॉ ऐसा नहीं बनेगा क्योंकि वायलेट करेगा आर्टिकल, हमारे फंडामेंटल राइट को. गवर्नमेंट ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जो कि वायलेट करेगा. हालांकि कह सकते हैं आर्टिकल 19 इज नॉट एब्सोल्यूट. गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है उस पर, लेकिन जनरली जो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन भी लगाती है तो ये सोच समझ के लगाती है कि हाँ, हमें ऐसा नहीं करना है कि फंडामेंटल राइट्स नहीं लेना उनसे. आर्टिकल 19 जो है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बट ये एब्सोल्यूट नहीं है. ठीक है ना, एब्सोल्यूट नहीं है, तो उस केस में क्या हो सकता है, उस केस में गवर्नमेंट लॉ बना सकती है. तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आर्टिकल 19 जो है इट इज नॉट एब्सोल्यूट, यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है ये एब्सोल्यूट नहीं है कि आपको दे ही दिया गया है, आप जो मन चाहे वो बोल दे. ऐसा नहीं है, जो मन चाहे वो कर ले, जहाँ मन चाहे जैसा मूव करना चाहे, तो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन ला सकती है इसमें. साथ साथ ये वॉलेट नहीं करेगा, कोई भी ऐसा रूल लॉ नहीं बनाएगी जो वॉलेट करेगा. तो 3 तो रॉन्ग हो गया यहाँ पर, अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो 3 यहाँ 3 ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया. बच गया वन एंड ओनली एंड 2 एंड 4 ओनली. अब वन एंड ओनली वन जो स्टेटमेंट से चेक कर लेते हैं. इट एम्स टू empower ordinary users of social media and platforms and OTT platforms with the mechanism for redressal and timely resolution of the grievance with the help of a grievance redressal officer GRO who might not be a resident in India. अब सी ऐसा लॉ क्यों बनाएगी जो बाहर रेसिडेंट रहेगा गवर्नमेंट का. ये भी बहुत ही एब्सर्ड स्टेटमेंट बन जाता है लास्ट का पार्ट. ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो जाता है. तो 2 एंड 4 ओनली से आप बच जाते हैं. ये आईटी रूल्स है, तो जीआरओ शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया, पहला जो स्टेटमेंट था. स्पेशल एम्फेसिस हैज बीन गिवन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, फेक न्यूज एंड अदर मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया. तो बेसिकली जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं आजकल, जो सोशल मीडिया बन रहे हैं, उसमें क्या है, फेक न्यूज हो जाता है. साथ साथ क्या होता है, बहुत सारे जो कंटेंट है वो सही नहीं रहते हैं. और आगे देखते हैं, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर a resident of India also needs to be appointed. ये भी अपॉइंट किया जाएगा. And that person shall be responsible for ensuring compliance with the act and rules. यानी कि इनका काम क्या रहेगा, चेक करना कि कौन सी कंपनी जो है, कौन सा जो चैनल है, जो भी है, तो किस तरह से वो एक्ट एंड रूल्स के अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. A monthly compliance report mentions the details of complaints received and action taken on the complaints would be necessary. इनको ये सबमिट करना पड़ेगा मंथली रिपोर्ट. दी ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसा नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम जो रहता है, ऑनलाइन न्यूज एंड डिजिटल मीडिया एंटिटीज, ये सारे के लिए है. ठीक है. On the other hand, would need to follow a code of ethics. OTT platforms would be called as publishers of online curated content under the new rules. यानी इसे कहा जाएगा नए रूल्स में पब्लिशर ऑफ ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट. साथ साथ इसे कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करना पड़ेगा. मतलब क्या कि आपको कुछ ऐसा ना करना है कि वो कहीं ना कहीं एक्ट एंड रूल के अकॉर्डिंग ना हो, एंड आप जो पब्लिश कर रहे हैं वो एक्ट एंड रूल्स के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए. They would have to self-classify the content into 5 categories based on age and use parental locks for age above 13 or higher. They also need to include age verification mechanism for content classified as adult. तो ये जो हमारे जो आजकल सेक्सुअल जो कंटेंट आ रहे हैं, तो इस पर देखने के लिए यह रूल आया है. साथ साथ देख लेते हैं. A 3-level grievance redressal mechanism has been mandated. This includes the appointment of a GRO, self-regulatory bodies registered with the Ministry of Information and Broadcasting to look after the code of ethics and a charter for the self-regulation bodies formulated by the MIB. बेसिकली ये सब इंपॉर्टेंट किए जाएंगे. जीआरओ
ये 3 लेवल ग्रीवेंसेस रिड्यूसल मैकेनिज्म है, यानी किसी को ग्रीवेंसेस रहेगा तो किस तरह से रिड्यूसल किया जाएगा, ये मैकेनिज्म बनाया गया है. Every entity has to abide by the constitution of the country and the rule of law. Also, as per the Article 19 of the Constitution, freedom of speech and expression is not absolute, as I said, and is subject to reasonable restrictions, especially in case of a threat to national sovereignty and security. तो आर्टिकल 19 जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट लगा सकती है, हालांकि ये फंडामेंटल राइट है. रेस्ट्रिक्शन कब लगाती है, जब वहां देखती है सॉवरेंटी एंड सिक्योरिटी पे खतरा है हमारे नेशन पे, तब वो रेस्ट्रिक्शन लगाती है हमारी गवर्नमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अंडर सेक्शन 124A of IPC, that is the Indian Penal Code, the offense of sedition is committed when any person by words or otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection towards the government established by law. Bal Ganga Tilak was the first person to be convicted of sedition in colonial India. The word sedition is not mentioned in the constitution. Sedition was made a cognizable offence under the Indira Gandhi government. Select the correct option below. 1 and 3 only, 2 and 3 only, 1 and 4 only, 1, 2 and 3 and 4. Which of the following statement is correct? रीड करें एंड थोड़ा सोचें. चलिए, अगर आप ट्रिक से जाते हैं तो थर्ड हमारा रॉन्ग होता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग, ये रॉन्ग, तो ये भी रॉन्ग, तो बच जाता है आंसर सी 1 एंड 4 होने के साथ, जो कि ऐसा है नहीं. आंसर चेक देखते हैं, दैट इज 1, 2 एंड 3, 4. इसलिए कहते हैं यूपीएससी के लिए पढ़ना जरूरी है, तुक्केबाजी से यूपीएससी नहीं निकलता. इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेडिशन उसे ही कहते हैं. तो बेसिकली सेडिशन का डेफिनेशन ये है, तो ये जो हेट्रेट करना, इसे बहुत मिसयूज भी किया जाता है. स्टेटमेंट 2 बालगंगा तिलक जी के बारे में है. ये पहले पर्सन थे, क्यों किया गया था, इनका न्यूज़पेपर केसरी जो वर्नाक्युलर लैंग्वेज में स्टार्ट हुआ था, वो हेट्रेट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हेट्रेट करना, ये था. तो तिलक साहब को पनिश किया गया था बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा. क्यों? फॉर सेडिशन अंडर 124A and was sentenced to 18 months in prison. Tilak was held guilty by a jury composed of 9 members, with the 6 white jurors voting against Tilak and 3 individuals voting in his favor. तो अब जब white रहेंगे तो अगेंस्ट में थे ही. तो ये चीज फैक्ट है, याद रखना. थर्ड स्टेटमेंट जो है, तो देखो सेडिशन इनिशियली जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, उसमें मेंशन था, बट जब अडॉप्ट किया गया, अडॉप्ट कब किया गया, ये वाला डेट पे, तो इसे हटा दिया गया. क्यों हटा दिया गया? ये कॉन्ट्राडिक्ट करता था हमारे फंडामेंटल राइट्स को. जैसे आर्टिकल 19 जो है, उसे कॉन्ट्राडिक्ट करते, इसलिए हटा दिया गया था इसे. स्टेटमेंट 4 वाज द फर्स्ट, जैसे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में ये भी फैक्ट है, उन्होंने कॉग्निजेबल, दैट इज क्या था कि वारंट इशू के बिना भी आपको अरेस्ट कर सकती है पुलिस. तो ये फैक्ट है, नीचे याद कर लेना, तुक्केबाजी से एग्जाम नहीं निकलता. ये हिस्ट्री है, गो थ्रू इट कि किस तरह से चेंजेस आया. बट जो अभी अभी का जो केस है 2019 डेटा शो दैट सेडिशन केस रोज बाय 25%, अरेस्ट बाय 41%. एंड अभी तो आफ्टर दैट कोविड ही आ गया है, तो कहीं ना कहीं भी इस पे ध्यान कम है. तो ये केसेस बहुत मिसयूज करती है गवर्नमेंट इसे, एंड इट इज नॉट क्लियरली डिफाइंड, कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं, गवर्नमेंट लॉ बनाया है इसके अकॉर्डिंग, तो ये कहीं ना कहीं क्लियरली डिफाइंड नहीं हो पाता. Question number 7. Consider the following statement. The president can grant pardon in cases where the punishment of sentence is by court martial, but the governor cannot. The president and governor both can grant pardon in all cases where the sentence given is sentence of death. Think about this. So the answer is one only,
देखो ये तो बहुत ही बेसिक है, अगर आपने पढ़ा है पॉलिटी अच्छे से तो आंसर कर सकते हैं, नहीं पढ़ा है तो यू कैनॉट आंसर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, बेसिकली एक्सप्लेनेशन में बस इतनी जान लो कि ये जो कोर्ट मार्शल रहता है, साथ साथ सेंटेंस ऑफ डेथ है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं, बाकी जो सारे दोनों के पास पावर रहते हैं करने के लिए। उसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो है, जो मैटर यूनियन के पास रहता है वो करता है, जो गवर्नर जो है, जो स्टेट जहाँ तक की लॉज के अकॉर्डिंग रहता है वो करता है। लेकिन ये जो एक्सक्लूसिव पावर है कोर्ट मार्शल, मार्शल कोर्ट से, दैट इज मिलिट्री कोर्ट, साथ साथ ये जो डेथ सेंटेंस है उसे भी हमारे सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं। With reference to the recognition of political party, consider the following statements. So, पहला है, a political party is treated as a recognized political party if it secures at least 6% of the valid votes polled in any four or more states at a general election to the House of People or to the Legislative Assembly. कंडीशन क्या है? 6% होना चाहिए, any four or more states में होना चाहिए. At a political party is treated as a recognized political party if a party wins 2% of seats in the Lok Sabha from at least 3 different states. A political party is treated as a recognized political party if a party gets recognition as a state party in one state. Which select the correct code given below. 1 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only. Again, it is a fact. अगर आप पढ़ें then you can answer. If you have not read, you have not answer. तो इसका जो correct statement है that is 1 and 2 only. थर्ड जो है वो wrong है. इसका explanation देख लेते हैं. A registered party is recognized as a national party only if it fulfills any one of the 3 conditions listed below. यानी कोई एक कंडीशन फुलफिल कर देगा तो उसे हम कह सकते हैं रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी। अ पार्टी शुड विन 2% ऑफ सीट्स इन द लोकसभा फ्रॉम एट लीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट्स। 3 डिफरेंट स्टेट से 2% सीट लोकसभा का होना चाहिए था, जितना एट अ जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली द पार्टी पोस्ट 6% ऑफ वोट्स इन एनी 4 or more स्टेट्स इन एडिशन इट विंस 4 लोकसभा सीट्स। 4 लोकसभा सीट के बाद में से क्या करना है, ये वाला क्राइटेरिया पूरा करना है, 6% ऑफ वोट्स इन एनी 4 or more स्टेट्स, चाहे वो लोकसभा का हो या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली का हो। अ पार्टी गेट्स रिकॉग्निशन एज अ स्टेट पार्टी इन फोर्स। 4 स्टेट में, वहाँ 1 स्टेट जब मैं स्टेटमेंट 3 था, वहाँ 1 स्टेट मैंने लिख रखा था। इसमें क्या, अगर 4 स्टेट में वो है स्टेट पार्टी बन गई तो ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी बन जाती है। बेनिफिट्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, क्या क्या बेनिफिट्स हैं देख लेते हैं। तो जो नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है तो उनमें वो मिलता है कि आप उनका सिंबल्स, अब इलेक्शन सिंबल्स हो सकता है, साथ साथ 2 सेट्स ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें मिलता है। फिर उसके बाद से वन प्रॉस्पर फॉर फाइलिंग करने में कोई भी एक जा सकते हैं नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। साथ साथ ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट फैसिलिटी आकाशवाणी दूरदर्शन पे मिलता है ड्यूरिंग जनरल इलेक्शन। कैन हैव मैक्सिमम 40 स्टार campaigners and recognized registered unrecognized political party can nominate maximum 20 star campaigners। तो जो अनरिकॉग्नाइज है वो 20 कर सकते हैं, जो रिकॉग्नाइज है 40 स्टार कैंपेनर कर सकते हैं। ये कुछ रूल्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, consider the following statement with respect to arbitration and conciliation amendment bill 2021. The bill removes the age schedule for arbitrators and states that the qualification, experience and norms for accreditation of arbitration will be specified under regulation by ACI. The bill puts an unconditional stay on award if the award is being given on the basis of fraudulent agreement or corruption. Select the correct option below. If you have read it, अगर मैं पढ़ा सोचा स्टॉप करके देख लें, थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में। If you have read it. Let us see the answer. Both the answer is correct. देखो बेसिकली आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन होता क्या है, तो आर्बिट्रेशन उसे कहते हैं जब कोई दो डिस्प्यूट में चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल लेट अस से दैट कोई एक इंडस्ट्री है एक्स एंड देन वाई है, दोनों के बीच में बिजनेस चल रहा है, दोनों अच्छे से काम कर रहे हैं, चाहे इंडिया या अब्रॉड, दोनों केस में। तो अब ये दोनों डिस्प्यूट हो गया तो इसे कौन रिसोल्व करेगा विदाउट गोइंग टू द कोर्ट? ये कोर्ट नहीं जाना है, ठीक है। कोर्ट में बहुत लेंथी प्रोसेस है, बहुत टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो जाए एंड कोई डिस्प्यूट जो इनकी भी सेटलमेंट हो जाए। तो एक आर्बिट्रेटर यानी थर्ड पार्टी जो रहता है उसे ले आया जाता है कि थर्ड पार्टी आ जाइए, बैठ जाइए, आप हमारे डिस्प्यूट सुनिए एंड आप फैसला करें कि कौन ज्यादा
करेक्ट है एंड क्या किसके पेनल्टी बैठती है। तो बेसिकली उसे उसके लिए है थर्ड पार्टी के लिए आर्बिट्रेशन उसे कहते हैं, कॉन्सिलेशन भी उसे ही कहते हैं। स्लाइट डिफरेंस है, ये लीगली रहता है आर्बिट्रेशन, वेल दैट इज कॉन्सिलेशन में लीगली बाइंडिंग नहीं रहता है। अब तो यहाँ साथ साथ ये अवार्ड है दैट इज आर्बिट्रेशन अवार्ड। आर्बिट्रेशन अवार्ड क्या होता है कि अब थर्ड पार्टी जो सेटलमेंट कर लिया तो वो कहता है कि अब फाइंड किया किसी में फॉल्ट है, फॉर एग्जांपल कहा एक्स कंपनी को आपको इतना पैसा वाई कंपनी को देना है, ये आर्बिट्रेशन अवार्ड रहता है। अब कुछ क्या होता है इसमें फ्रॉडलेंट होते हैं, फ्रॉड्स होते हैं। क्या होता है वाई कंपनी इसको घूस दे दिया, कहा कि नहीं तुमसे तुम हमसे आपको हम इतना पैसा देंगे, आप इससे इतना पैसा निकालेंगे। तो गवर्नमेंट इससे बचाने के लिए ये सब लॉ ला रही है। तो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2021 तो ये क्या कहा कि अनकंडीशनल स्टे कर सकता है आर्बिट्रल अवार्ड्स को, यानी जो ऐसा अवार्ड रहेगा अगर वो फ्रॉड एंड करप्शन पे है। साथ साथ ए शेड्यूल को एक्ट को ओमिट कर दिया गया, वो क्वालिफिकेशन लाता था आर्बिट्रेटर्स के लिए। एंड साथ साथ क्या किया गया, रेगुलेशन ला दिया गया एक्सपीरियंस एंड ऑफ अक्रेडिटेशन ऑफ आर्बिट्रेटर, यानी रेगुलर रूल के हिसाब से जो लॉ के हिसाब से रखा जाएगा, जो एट शेड्यूल में दिया गया था उसे हटा दिया गया। With reference to Arbitration Council of India, consider the following statements. Its function is to maintain a depository of arbitral awards made in India and abroad. It has two full-time members. It is set for grading arbitral institution and accreditation of arbitrators. Which of the following given statement is or are correct? One only, one and two. So two only, one and three only, one, two and three. So the correct answer is ऑल ऑफ द अबव, सारे सही हैं। तो ये अवार्ड आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एसीआई, जिसे अमेंडमेंट एक्ट 1990 में लाया गया था, तो इसका काम क्या है, सेट फॉर ग्रेडिंग यानी ग्रेड करता है जो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन रहते हैं जिनका काम रहता है रिजॉल्व करना डिस्प्यूट, साथ साथ एक्रेडिटेशन करना जो आर्बिट्रेटर्स रहते हैं उनको। इट विल बी हेडेड बाय अ चेयरपर्सन हु हैज बीन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और अ चीफ जस्टिस और जज ऑफ हाई कोर्ट और एन एमिनेंट पर्सन अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। It will also have two full-time members from among the eminent arbitrators, practitioners, and academicians and one representative of a recognized body of commerce and industry shall be nominated on a rotational basis as a part-time member. Secretary, Department of Legal Affairs, Ministry of Law, Justice, Secretary, Department of Expenditure, Ministry of Finance, and Chief Executive Officer ACI will be ex-official members. Arbitration Council of India, it is an independent body for the promotion of arbitration, mediation, conciliation, and other alternative dispute resolution mechanism. इसका function क्या होता है? Framing policies for grading arbitral institution and accrediting arbitrators, making policies for the establishment, operation, and maintenance of uniform professional standards for all alternate dispute resolution matters. तो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म यही है कि हम कोर्ट के अलावा अगर कोई चीज डिस्प्यूट कर सकते हैं तो ज्यादा बेटर रहता है। मेंटेनिंग द डिपॉजिटरी आर्बिट्रल अवार्ड जजमेंट इन इंडिया एंड अब्रॉड, इंडिया एंड अब्रॉड के लिए दोनों ही है, अगर वो जो इंडिया में डील करता है। एसीआई इसलिए बनाया गया है कि जो भी डिस्प्यूट हो उसके लिए एक कहीं ना कहीं लॉ जो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो आर्बिट्रेटर्स हैं उनको एक्रेडिटेशन दे सके, उनको पहचान दे सके, साथ साथ क्या है कि एक पॉलिसी बना सके ताकि वो अच्छे से डिस्प्यूट को रिड्रेसल यानी डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सके। एनीवे दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।